कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। So hello dear students, I again welcome you all in this video. In this video I am going to explain you how to fill REAP 2025 registration form and complete all the formalities. आपने REAP 2025 का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया होगा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं, तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको 2025 का फॉर्म फिल करना है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसको करेक्शन कैसे करना है, वो सब हम इस वीडियो में जानने समझने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, तो आपके सारे डाउट्स में भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसको अंदर अगर आप देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए टोटल 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया हुआ है। स्टेप 1, स्टेप 2, 3 लाइक दिस, स्टेप 6 तक। तो स्टेप 1 है, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है REAP 2025 के लिए विद योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसी के अंदर आप चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर अगर आपका यहाँ पर एक्सपायर हो गया है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है, उसके अंदर फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो REAP 2025 आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल करना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर 4th नंबर का स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करना है। विदाउट कॉलेज चॉइस आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 5 में अगर आपने चॉइसेस फिल कर दी हैं, अपडेट करनी है, तो आप ऑप्शन फॉर्म, कॉलेज काउंसलिंग फॉर्म, ये स्टेप नंबर 5 में जाके फिल कर सकते हैं। अपडेट करना है, इसी के अंदर अपडेट करने का भी लिंक है अगर आपने लॉग नहीं किया है। और लास्ट में आप चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट, जब आपका पूरी तरीके से फॉर्म फिल हो जाए हर रिस्पेक्ट में, तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको REAP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है reap2025.com, उस पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वो सबसे पहले वेबसाइट को समझना है। तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे न्यूज़ एंड अपडेट्स, तो इसको आपको रेगुलरली विजिट करना है, न्यूज़ एंड अपडेट्स को। तो यहाँ पर जो भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट REAP का इंस्ट्रक्शन बुकलेट गिवन है, REAP 2025 की इन्फॉर्मेशन है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, REAP शेड्यूल है। तो ये सारे यहाँ पर आपको दे रखे हैं। उसके बाद यहीं पर कैंडिडेट पैनल है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्लिक हियर फॉर चॉइस अनलॉक एंड पेमेंट का ऑप्शन है, इसकी बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। उसके बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेरी है या फिर आपका फॉर्म गलत फिल हो गया, आपको सपोर्ट टिकट जनरेट करना है, तो इस ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। REAP शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है तो आप स्टेटस इस लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हियर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट इस पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज ब्रांच एंड डिटेल्स उसके बारे में चेक करना है तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट जो पैनल है वो कैंडिडेट का है, ये कॉलेज पैनल है। यहाँ पर कॉलेज वाले जो भी आप डेटा फिल करते हैं, जब काउंसलिंग प्रोसेस अपडेट होता है, काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, तो वो कॉलेज पैनल पे कॉलेज वालों को डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो एक यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी। और जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस एफिलेटेड हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पैनल है, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस तरीके से इन सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो एज अ कैंडिडेट आपको इस कैंडिडेट पैनल पे फोकस रखना है और न्यूज़ एंड अपडेट पर आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आपको रजिस्टर करना है तो आप कैंडिडेट पैनल पर आएंगे। कैंडिडेट पैनल के आकर यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट रजिस्टर फॉर REAP 2025 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो REAP रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो अमाउंट है वो 590 रुपीज़ है। तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, अगर आप इस REAP काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, क्योंकि आप इसकी जितनी भी स्टेप्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत रिक्वायर है, तभी आप इस प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी अच्छी रैंक आई है JEE में या फिर 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं तो ही काउंसलिंग करने का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये सोचें कि डायरेक्ट एडमिशन ले लें तो डायरेक्ट एडमिशन में उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, अच्छे कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएंगे। अगर आप एक ऑप्शन लेकर चलना चाह रहे हैं तो एक ऑप्शन के फॉर्म में अगर आपकी अच्छी रैंक है JEE में और एक ऑप्शन रखना चाह रहे हैं तो आपको REAP का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि इतना
ज़्यादा अमाउंट नहीं है और इतने कम अमाउंट में रजिस्ट्रेशन कर कर आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 रजिस्टर फॉर रीप 2025 है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको राइट टिक करना है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करके आप प्रोसीड कर जाएंगे। उसके बाद स्टेप 1 में ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। और मोबाइल नंबर आपको ध्यान में रखना है कि आपका खुद का होना चाहिए, जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के तक आपके पास ही रहे। ऐसा नहीं कि आप किसी मित्र से फिल करवा लें या किसी अननोन पर्सन से फिल करवा लें। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में अगर कुछ भी चेंजेस या कुछ भी करेक्शन आप कराना चाहेंगे तो हमेशा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल सटीक डालना है, इसमें कोई गलती ना करें कि किसी और का दे दिया फिर उसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। पासवर्ड में वही स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह से यूज़ करके, नंबर्स का यूज़ करके एक पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे। इसको यहाँ पर फिल करने के बाद सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर एक पेमेंट प्रोसीड का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, पेमेंट वो आपसे मांगेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेंगे और उसके बाद पेमेंट पे कर देंगे। जो गेटवे दिया हुआ उसके माध्यम से आप पेमेंट को प्रोसीड कर देंगे। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके पास एक कैंडिडेट पेमेंट रिसिप्ट इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस, ट्रांजेक्शन आईडी, कैंडिडेट नेम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉगिन आईडी जो भी आपको मिलती है कैंडिडेट फॉर्म, ये आपको हमेशा लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हुए रहना पड़ेगा। और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, एक तो ये जो फॉर्म नंबर है यही आपका यूज़र आईडी हो जाएगा और ये यूज़र आईडी की तरफ वर्क करेगा। और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो एक पासवर्ड आपके साथ हमेशा रहेगा। इन दोनों का यूज़ करके आप हमेशा अपने किसी भी क्रेडेंशियल में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आएंगे तो उसके बाद ये फर्दर ऑटोमेटिक वहाँ पर प्रोसीड कर जाएगा। तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 2 में आते हैं तो वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो जो फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर जो इन्होंने साइज़ दे रखा है उस तक होना चाहिए, 100 KB का है और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पेंट की हेल्प से या किसी फ़ोटो एडिटर की हेल्प से आप अपनी इमेज को JPG में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से हो जाता है। उसको रिसाइज कर लेंगे। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड करते हैं उसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो डेटा है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, सेव हो जाएगा और आप फर्दर नेक्स्ट विंडो पे प्रोसीड कर जाओगे। तो नेक्स्ट विंडो भी फिल एप्लीकेशन फॉर्म की ही होती है, तो स्टेप नंबर 2 ही होती है। तो उसके अंदर आपने जो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड किया है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप चेक कर लें कि आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही से विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप बैक जाकर उसको वापस से अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं होता है तब तक आप उसमें करेक्शंस करते रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता जाएगा कि आपने जो भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं वो ठीक से दिख रही है, नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो आप उसको री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर आपको आपके बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर फिल करने हैं, क्योंकि फॉर्म नंबर पहले से ही अलॉट हो गया है आपको। तो फॉर्म नंबर यहाँ पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप कैंडिडेट नेम भी आप स्टार्टिंग में फिल कर देते हो, वो भी चेंज नहीं होगा। मदर्स नेम भी आप, फादर्स नेम, ये सब स्टार्टिंग में ही चूज़ हो जाता है। तो ये सब आपका यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है JEE मेंस एग्जामिनेशन डिटेल। अगर आपने JEE एग्जामिनेशन दिया है और आपके 20 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल JEE के बेसिस पर ही फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर गलती ना करें। अप्लाइड फॉर JEE एग्ज़ाम अगर चूज़ करना है, यस पे क्लिक करना है और जो भी आपकी डिटेल्स हैं JEE के, जो भी मार्किंग डिटेल्स हैं, रैंक है, रोल नंबर जो भी है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जो भी ये पूछेगा उसके फिल करने का आपको एडवांटेज है। आप इसको इग्नोर ना करें अगर आपने JEE का एग्जामिनेशन दिया है, क्योंकि आपको जो कॉलेज अलॉट होंगे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर JEE का स्कोर रखा गया है। अगर आपके 12th में कितने भी अच्छे मार्क्स हैं और आपने JEE नहीं दिया है तो आप JEE के नीचे ही काउंट होंगे। तो JEE फर्स्ट प्रायोरिटी पर है कॉलेज अलॉट करते वक्त। तो आपने JEE का एग्जामिनेशन दिया, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको JEE पर प्रायोरिटी रखते हुए अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद आप डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स में, अगर डोमिसाइल का मतलब हो गया मूल निवास, तो मूल निवास अगर आप
राजस्थान के मूल निवास हैं तो वहाँ पर अपना राजस्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है। अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो आप आउट ऑफ राजस्थान के कोई जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चूज़ कर लेंगे। तो अगर आप राजस्थान चूज़ करते हैं तो आपको जो बेनिफिट हैं राजस्थान का मूल निवासी होने के नाते वो सब आपको मिलेंगे। तो इसको भी ठीक तरीके से आप फिल करने, यहाँ पर आपको अपना मूल निवास यहाँ पर सही से सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा राजस्थान लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, EWS है, OBC है, जनरल है, SC ST जो भी है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर से आप अपनी SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, MBC वो सब आप यहाँ से अपनी चूज़ कर लेंगे। तो अगर आप बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी से तो इसको भी ठीक से चूज़ करें, क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों में मिलेगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको ठीक तरीके से फिल कर दें। उसके बाद सब कैटेगरी में जो भी आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखकर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सीकर से, जयपुर से, दौसा से, वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका तहसील कौन सा लगता है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस चूज़ कर लेंगे, नहीं है तो नो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कोटा होता है। अगर आप बिलोंग करते हैं तो ज़रूर इसमें यस सिलेक्ट करें, उसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। बट जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आपको आगे प्रॉब्लम फेस हो सकती है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की अदर डिटेल्स यहाँ आपको फिल करनी है। तो नेशनलिटी में तो इंडियन को हम फिल करेंगे, अगर हम भारतीय हैं, नागरिकता रखते हैं तो इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन में जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेजिडेंस है, तो यहाँ पर एक तो रूरल होता है, एक अर्बन होता है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर अर्बन चूज़ कर लेंगे, और अगर ग्रामीण क्षेत्र से आपका ताल्लुक है तो आप यहाँ पर रूरल चूज़ कर लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूरल हो गया और शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो अगर आप की जो इनकम है वो उसमें एक वो क्लॉज लगा रखा है कि लेस देन 8 लाख और अबव 8 लाख। अगर आपकी फैमिली इनकम सभी सूत्रों से मिला के लेस देन 8 लाख है तो आप इसमें लेस देन 8 लाख चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अबव 8 लाख चूज़ कर लेंगे। लेस देन 8 लाख जो भी चूज़ करेंगे उनको TFWS सीट जो होती है, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम जो स्कीम होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं जो मेन सीट से अलग होती हैं TFWS, तो उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर लेस देन 8 लाख मिलते हैं तो आपको ज़्यादा सीटों पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सीट्स। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सीट आ जाती हैं अगर आप लेस देन 8 लाख चूज़ करते हैं। तो अगर आपकी एनुअल इनकम वाकई लेस देन 8 लाख है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर चूज़ करें। ये ना सोचें कि मेरे पास डॉक्यूमेंट, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है वो बन जाता है, कोई ख़ास दिक्कत उसमें आएगी नहीं। तो आप लेस देन 8 लाख अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसको चूज़ करें, जिससे आपके अच्छे कॉलेज मिलने के और कम फीस में एडमिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो आपके उतने ही इंक्रीज़ हो सकें अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस फिल कर देंगे, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, ये सब आप फिल कर देंगे। तो किस बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो 12th बेसिस, JEE बेसिस, तो वो 12th और JEE का यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे इसको। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ एडमिशन यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10th क्लास के आपके जो मार्क्स हैं वो सारी डिटेल्स हैं, आपने किस बोर्ड से, स्टेट और कितने मार्क्स आए हैं वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से 12th की जो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको ध्यान से भरना है क्योंकि 12th का भी क्राइटेरिया है, 12th के बेसिस पर भी एडमिशन होता है। उसके बाद आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके मार्क्स और आपको कितने मार्क्स मिले उन सब की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि जो आपने फिल किया है उतने मैक्सिमम मार्क्स में से कितनी परसेंटेज आप आ रही है। तो ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट विंडो अपीयर में ये आपको एक बार आपका सारा डेटा जो आपने फिल किया हुआ है वो आपको एक बार दिखा देगा। तो आप इसको इस स्क्रीन पर चेक करना है कि जो भी आपने डेटा फिल किया है वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक है तो आप बैक एंड एडिट जाकर उसको
बैक जाके एडिट कर सकते हैं। तो एक बार ये जो फॉर्म जनरेट होगा आपकी, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखाएगा, उसको एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लें कि उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो एकदम सही है। अगर आपको लगता है सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि उसमें एडिट करना है तो आप बैक एंड एडिट पे कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू को देख रहे हैं, सभी सही है, तो सेव एंड कंटिन्यू पर कर हम इसमें आगे प्रोसीड कर जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 है, स्टेप 3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड में 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको लाना है। तो अपलोड जो करेंगे वो PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में हो सकता है। तो जनरली यहाँ पर PDF का डॉक्यूमेंट ही फॉर्मेट लेता है, तो PDF में अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लें, जिसका मैक्सिमम साइज़ 200 KB होना चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर PDF फॉर्मेट ही अलाउ कर रखा है, तो PDF में उसको कन्वर्ट कर लें और चूज़ फाइल में जाके जैसे यहाँ पर चूज़ करेंगे यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अपलोडेड यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 12th की मार्कशीट है वो चूज़ फाइल करनी है, अपलोड करना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आपने लेस देन 8 लाख चूज़ किया है तो ही इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने अबव 8 लाख चूज़ किया हुआ है तो ये नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप किसी कैटेगरी से सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो आपने कैटेगरी जनरल के अलावा कुछ चूज़ किया है तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको ये चूज़ कर लेना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करना है। उसके बाद आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आपने राजस्थान स्टेट डोमिसाइल से करना है, तो आपको यहाँ पर ये चूज़ करके इसको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपको नहीं है तो आपको डोमिसाइल स्टेट का जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर से जरूर बनवाना पड़ेगा अगर राजस्थान के मूल निवासी है। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं तो आपको राजस्थान के बाहर का कैंडिडेट समझ के ही सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं रीप में राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में, तो आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट नज़दीक आती जा रही है तो आप ई मित्र पर जाकर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं, मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ई मित्र से जो रिसिप्ट जनरेट होती है उस रिसिप्ट को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ऐसा केस हो रहा है कि आपके पास एट द मोमेंट नहीं है तो यहाँ पर जो रिसिप्ट जनरेट होती है ई मित्र से अप्लाई करने की उसको अपलोड कर दें। और जैसे ही आपको काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉट होता है या फिर आप जैसे ही आपके पास प्रिंट आउट उसका आ जाता है, डोमिसाइल बन जाता है या कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाता है, तो आप टिकट विंडो जनरेट कर भी वहाँ पर अपलोड बाद में भी करा सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट में नहीं है तो आप बनवाने के लिए ई मित्र पर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी स्लिप जो वहाँ से मिलती है उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इतना सब करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन पूरी तरीके से जनरेट हो जाएगी। जहाँ पर आपने कॉलेज की चॉइस अभी तक फिल नहीं की है तो आपका एक बेसिक बायोडाटा फॉर्म तरीके से जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो स्टेप 4 में विदाउट कॉलेज चॉइसेस आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं स्टेप नंबर 4 में। उसके बाद अगर हम बात करें कि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से, तो इस तरीके का राजस्थान गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए जो स्पेशली लिखा गया है, जो ABC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो इस तारीख के बाद का होना चाहिए, 1/9/2024 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का है तो 2 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार के प्रावधान के अनुसार हर साल OBC सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है, बट उसमें 2 साल का ग्रेस पीरियड होता है। तो इस तरीके से OBC सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका OBC सर्टिफिकेट 1/9/2024 से लेकर 1/9/2022 से लेकर 1/9/2024 के बीच में भी बना हुआ है तो भी वो वैलिड होगा। अगर आपका 1/9/2024 के बाद का है तो आपको कोई अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका 1/9/2022 से लेकर 1/9/2024 के बीच का बना हुआ है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होता है कि आप अभी नॉन क्रीमी लेयर में ही हैं, क्रीमी लेयर में नहीं आए हैं। तो 2 इयर्स का ग्रेस पीरियड है। तो OBC सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स होती है। तो 3 इयर्स को 1 ईयर का तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। अगर इससे ज़्यादा पुराना है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट फिल करना होता है। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल भी पुराना है तो आप उसको अपलोड करवा सकते हैं और अपने नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर फॉर्म फिल करने में। तो इन डेट्स का ध्यान रखें जो ग्रेस पीरियड है OBC सर्टिफिकेट के लिए
उस चीज़ का ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कैटेगरीज़ हैं SC ST जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है उनके सर्टिफिकेट की, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब का भी बना हुआ है तब का वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स, ज़्यादा आपको करेक्शन डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, OBC रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, या रीप की जो बुकलेट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, मैंने जो बता दिया है उसको आप ध्यान में रखकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, तो इसी तरीके से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं है, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बनाना पड़ेगा अगर आप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप ई-मित्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट होती है उसके बेसिस पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं राजस्थान डोमिसाइल का, और जैसे ही आपके पास बनकर आ जाता है तो इसको अपलोड कर दें, या फिर जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस टाइम पर आप पर्सनली वहाँ पर जाकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखा दें तो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैंने 10-12 राजस्थान से पास की है तो क्या मुझे मूल निवास बनाने की ज़रूरत है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपने 10-12 राजस्थान से भी पास की है तो आपको मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र से अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको अदर स्टेट का कैंडिडेट मान लिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कहीं से भी 10-12 कर रहे हैं राजस्थान के बाहर से, अगर वो राजस्थान के मूल निवासी हैं तो भी उनको राजस्थान के मूल निवास होने का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास मूल निवास है, चाहे आपने कहीं से 12th की है, राजस्थान से क्यों नहीं की हो, बाहर से क्यों ना की हो, तो अगर आपके पास मूल निवास है तो आपको राजस्थान कैंडिडेट होने का एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास पुराना फॉर्मेट है जो हैंड रिटन होता था या फिर कंप्यूटर टाइप होता था, या फिर ये डिजिटल बारकोड वाला जो फॉर्मेट है या कोई सा फॉर्मेट है, वो सब आपके ओल्ड न्यू पैटर्न के सब वैलिड हो जाएंगे एक बार के लिए, तो आप उनकी हेल्प की उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको लेस देन 8 लाख चूज़ करना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरीके का 4-5 पेज का ये फॉर्मेट है। इस बार ये पिछली बार 1 पेज फॉर्मेट इन्होंने दिया था, इस बार ये 4-5 पेज का फॉर्मेट दे दिया है। तो आपको ये खुद प्रिंट आउट लेकर, इसका जो वेबसाइट पर दिया हुआ है इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ पर आपके जो गार्जियन है उनकी फ़ोटो यहाँ पर चिपक जाएगी, जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनकी यहाँ पर फ़ोटो चिपक जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, वहाँ पर पेरेंट्स का नेम आ जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी जिस तरीके से है, तो कोई भी नोटरी वाला होता है या फिर कोई भी इस तरह का कार्य करने वाला होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल कर यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर ये शपथ पत्र 50 रुपये पे के उस पर स्टैम्प पर बनाना होता है, या फिर आप नोटरी पब्लिक पर जाएंगे तो वो सारा ये इनकम सर्टिफिकेट आपको तैयार कर दे देगा। इसमें 1 दिन का ही समय लगता है, आपको बस अपने कलेक्ट्री या फिर आसपास के नज़दीकी वहाँ पर जाना है, वो आपको ये बनाकर दे देंगे। और यहाँ पर कोई भी 2 उत्तरदायी गवाह होते हैं, जो कि ये सब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सांसद सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान गांव के जो भी होते हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, तो यहाँ पर जो भी लिखे हुए स्कूल के हेडमास्टर वगैरह, उनके 2 के यहाँ पर उत्तरदायी गवाहों के आपके साइन और मोहर हो तो वो लगाकर आप इसको सत्यापित करा सकते हैं, और इस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट है, ये आपको रेडी करना है, जो कि 1, 2, 3 और ये 4 पेज का जो फॉर्मेट है ये इस बार इन्होंने वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो बहुत आसानी से बन जाता है, कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। तो आप लेस देन 8 लाख में अगर आते हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर यहाँ पर बेनिफिट लें, और लेस देन 8 लाख में ही बढ़ें, जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, कम फीस में इंजीनियरिंग को जो करने की जो TFWS की जो सीट्स हैं उन पर आपके चांसेस और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है, उसके बाद आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसके अंदर आपको कॉलेज चॉइसेस फिल करनी पड़ती है कि किस कॉलेज, किस ब्रांच को आप रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइसेस, यहाँ पर सिलेक्ट कॉलेज करेंगे तो जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करते ही उन कॉलेजेस का नाम विद कोड यहाँ पर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐड चॉइस करते जाएंगे, यहाँ पर आपके जितनी भी एंट्रीज़ हैं, सपोज़ आपने फर्स्ट चूज़ कर ली तो यहाँ पर फर्स्ट डिस्प्ले हो जाएगी, फिर आपने सेकंड चूज़ कर ली तो यहाँ पर सेकंड डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइस जितनी भी आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप यहाँ पर 50 चॉइसेस यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, 1, 2, 3 से लेके 50 चॉइसेस तक डालना चाह रहे हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अप डाउन कॉलेज का ऑप्शन आता है, उससे आप अप डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कॉलेज का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। तो बहुत यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस आते हैं जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जब आप फाइनल हो जाएं तो आप इसको सेव चॉइस कर सकते हैं, तो वो सेव हो जाएगा। बट आपको लॉक नहीं करना
करना है जब तक इसकी लास्ट डेट ना आ जाए या जब तक आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो, क्योंकि अगर आपने लॉक कर दिया तो उसको अनलॉक करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको लॉक ना करें जब तक आप फुल्ली श्योर ना हो जाएं, सेव करके रख सकते हैं और लास्ट डेट आती है जब आप फुल्ली श्योर हो जाएं उसके बाद ही आपको यहाँ पर लॉक चॉइस को करना है। अगर आप नहीं भी करते हैं लास्ट डेट पे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो लास्ट तक जैसे आप अभी कॉलेज सर्च कर रहे हैं कौन सा अच्छा है ख़राब है, तो अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है तो सेव करके छोड़ दें, बट लॉक ना करें इसको, क्योंकि लॉक करने के बाद अनलॉक करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हम रिक्वेस्ट डालकर अनलॉक करवा सकते हैं बट कई बार वो करते हैं नहीं करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ जब तक आप फुल्ली श्योर ना हो तब तक लॉक चॉइस पे क्लिक ना करें। लॉक चॉइस पे तभी क्लिक करें जब आप फुल्ली श्योर हो जाएं कि आपने यहाँ पर जो चॉइसेस फिल किए हुए हैं उनसे आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं, तभी इसका यूज़ करें। उसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है, जब आपकी कॉलेज चॉइस फिल हो जाती है, लास्ट डेट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी उस डेट तक या उससे पहले तक आप उसको लॉक कर दें। जैसे ही लॉक करेंगे उसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेना इसलिए ज़रूरी है कि कल को आपको ये रहता है कि मैंने कौन से चॉइस फिल किए थे, वो बाद में आपको दिखाई नहीं देगा जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो उसके आपको एक प्रूफ रहेगा कि आपने ये चॉइसेस फिल करी थी उसके अकॉर्डिंग ये मिल गई हैं। तो आप प्रिंट आउट ज़रूर लास्ट में ले लें जिससे आपके पास एक प्रूफ रहे, जिसमें गड़बड़ होने की संभावना ना हो। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ ये सब चॉइसेस आपने फिल की हुई थी, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो या तो उसका प्रिंट आउट ले लें या फिर अपने कंप्यूटर में सेव कर आप उसको रख सकते हैं। तो और इसके अलावा कुछ क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट की, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसको आप या कैंसिल या विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। तो कैंसिल या विड्रॉ करने का यहाँ पर कोई प्रोविज़न है नहीं। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता है सेम मोबाइल नंबर या सेम ईमेल आईडी से। तो एक ईमेल आईडी से या एक मोबाइल नंबर से आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूनिक होने चाहिए जिससे एक ही फॉर्म यहाँ पर आपका फिल किया जा सकता है। उसके बाद कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉलेज चॉइस फिल करने के बाद। उसके बाद आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है उसको रीप ऑफिस में सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको किसी भी तरह का पेपर वर्क जो हार्ड कॉपी निकलती है उसको कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया उसी के बेसिस पर ही आपको फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में आप प्रोसीड करते जाओगे। उसके बाद डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन परमिटेड नहीं है, आप डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ना करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उसको रेक्टिफाई करने का इन्होंने प्रोविज़न दे रखा है जिसकी हेल्प से आप अपनी गलती को सुधरवा सकते हैं टिकट जनरेट करके। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने की या दोबारा फीस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करके टिकट जनरेट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वो वहाँ पर करेक्शन जरूर कर देंगे। उसके बाद आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि आपकी जो रीप की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहें, वहीं पर आपको ऑथेंटिकेटेड एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और ज़्यादा डिटेल के लिए जो रीप ने 2025 बुकलेट रिलीज़ करी है उसको स्टडी कर लें जिससे आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपने लेवल पर जो नॉलेज है उसको एक्वायर करके रखें। रीप की वेबसाइट पे विजिट करें, उसका जो बुकलेट है उसको भी रीड करके रखें जिससे आपके दिमाग में किसी इफ़ एंड बट किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। एट लास्ट अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, रिगार्डिंग कॉलेज और एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.